हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे तो गुड इवनिंग का समय नहीं है, इट इज ऑल अबाउट गुड नाइट। इट इज अबाउट अराउंड 11:45 PM, पौने 12 हो चुके हैं रात के। हम रुके नहीं है, ना ही आपको रुकने देंगे जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करेंगे। एक गाना जो हम सुनते हैं यूजली, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, चाहे रोके आंधिया या रोके ये तूफान, पाए जा ये लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो गाइज वही चीज आप लोगों के लिए और वही हमारे लिए भी है। हम भी नहीं रुकेंगे, हम भी आप लोगों को रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे और आपको भी नहीं रुकना है, आपको भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपका लक्ष्य अपनी एक बहुत अच्छी लाइफ बनाना है। वो तभी पॉसिबल है जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। हम आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाते जाएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप कामयाब होंगे तब हम भी कामयाब होंगे। इसीलिए गाइज हमें आप लोगों की कामयाबी ही चाहिए ताकि हम भी कामयाब हो सके। तो गाइज हम दोबारा अपनी वीडियो के साथ, हमने अभी तक आप लोगों को 4 चैप्टर्स की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की है। पहला मैंने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल उसकी करवाई, दूसरा हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तीसरा हमने एडमिशन की करवाई, चौथा हमने इश्यू ऑफ शेयर्स, जो हमें बहुत कम समय में इश्यू ऑफ शेयर्स को, पूरे इश्यू ऑफ शेयर्स को कवर किया। अब हम आप लोगों के लिए 2 चैप्टर, आज जो अब वीडियो बन रही है गाइज, वो 2 चैप्टर्स की बन रही है। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो गाइज जो अब हम वीडियो आप लोगों के सामने बनाने जा रहे हैं, आपके सामने रखने जा रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, ये आपके 2 चैप्टर जो एग्जाम में आने वाले हैं। आपकी एनालिसिस की बुक में से उन दोनों चैप्टर की हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। ये वीडियो उन दोनों चैप्टर के लिए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस गाइस, स्टेटमेंट। चलो गाइस, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कंक्लूजन। जो बिजनेस ने पूरा साल काम किया उसका कंक्लूजन, मतलब बैलेंस शीट जो है वो हमें क्या बताती है, हमारी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन। और जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमें क्या बताता है, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, हमने कैसा काम किया है, हमने कैसा वर्क किया है। मतलब जो हमें बताता है किसके बारे में, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। यस गाइस, ये हमें किसके बारे में बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, और ये हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इसे फाइनल अकाउंट भी बोला जाता है। तो गाइज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर को ध्यान से समझना, बहुत कम समय में आपका पूरा का पूरा चैप्टर, हम कोशिश करेंगे कि आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो। तो सबसे पहली बात आती है सेक्शन 129। सेक्शन 129 क्या कहता है कि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, मतलब जो बैलेंस शीट, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो एज पर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाना है, एज पर शेड्यूल 3। ऑलराइट गाइज, उसके बाद दूसरी बात हमारे पास क्या बोली गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है, उसमें आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 40। क्या कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होगा गाइज, हमारे पास होगा बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद थर्ड होगा नोट्स टू अकाउंट। यस गाइस, जिसे हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी बोलते थे, नोट्स टू अकाउंट। और चौथा होगा हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। गाइस कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखिए गाइस, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम अभी ये डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स टू अकाउंट बेसिकली क्या है, नोट्स टू अकाउंट है एक्सप्लेनेटरी नोट। क्या बोला गया, ध्यान से समझना कि अब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के पेज पर केवल एक ही आइटम शो की जाएगी, एक ही अमाउंट शो किया जाएगा, एक ही अमाउंट शो किया जाएगा जो उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है, लाइक शेयर कैपिटल है।
शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में केवल एक अमाउंट शो किया जाएगा। अब शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्या है, एक्सप्लेनेशन लाइक ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, कॉल्स इन एरियर, उसके बाद शेयर फॉरफीचर, ये सब आपको कहां दिखाना है, नोट्स टू अकाउंट में। आई होप क्लियर हुआ होगा। यस भैया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये आपके वैसे तो अगले टर्म में कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस, ये बनाया जाता है एज पर रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जो हमें क्या बताता है, विच शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फ्लो का मतलब कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि पूरे साल में हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ। तो ये सब एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 किसके 40 क्या बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीजें आएंगी। चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक मेन टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल आप पढ़ सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स में तो बिल्कुल इजी है कि कैरेक्टरिस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमें जो बैलेंस शीट है वो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। चलिए गाइस नेचर के बारे में पढ़ते हैं। पहला नेचर क्या है इसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, रिकॉर्डेड फैक्ट। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक किसके ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल होगा तो उसका एक क्या होगा, एविडेंस होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं, मतलब जो उसके अंदर आइटम्स दिखाई जाएंगी उनका एक क्या होगा, एविडेंस। दूसरी बात आती है गाइस, देखिए दूसरी बात क्या कह रहा है, अकाउंटिंग कन्वेंशन। यस गाइस, आप बहुत अच्छे से जानते हो, +1 में आपने पढ़ा है अकाउंटिंग कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म अप्रोच, प्रूडेंस, कि हम जब अकाउंट्स बनाते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस को ध्यान में रखती हुई बनाई जाती है। याद होगा एक बार मैं आपको क्लास में बार बार बोलता था कि हम फ्यूचर के प्रॉफिट को तो इग्नोर करेंगे लेकिन फ्यूचर के लॉसेस को हम दिखाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने फ्यूचर के प्रॉफिट को तो दिखा नहीं रहे हैं लेकिन लॉसेस को दिखा रहे हैं। इट मींस हम अपने आज के प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। तो ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर है। इसके बाद थर्ड हम बात कर रहे हैं, थर्ड हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लाइक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न कहता है कि आप डियर फ्यूचर में अपने बिजनेस को बंद करने वाले नहीं हो। यस गाइस, जब आप फ्यूचर में बंद करने वाले नहीं हो तो आपको अपनी बुक्स को मार्केट वैल्यू पर दिखाने की जरूरत नहीं है। आप उसको किस पर दिखा रहे हो, जो आपकी बुक, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर दिखा रहे हो, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हो। तो दैट इज योर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर है कि ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद क्या बोला जाता है, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। गाइस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और ये नेचर है कि इसके अंदर ये बताया जाता है कि लाइक हम कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, लाइक हम एसएलएम फॉलो कर रहे हैं या डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हैं। अगर हम उनमें चेंज ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं, तो ये भी इसकी एक क्या है, नेचर। इसके बाद फिफ्थ आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यस गाइस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है उनमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हो तो आपके द्वारा बनाए गए अकाउंट्स वो ट्रू एंड फेयर व्यू क्या नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे। इसके बाद लास्ट आता है, लास्ट हमारे पास आता है एस्टिमेट। यस गाइस, आपको पता है एस्टिमेट कि अकाउंट्स बनाते समय हम पर्सनल जजमेंट एंड एस्टिमेट्स का यूज करते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन लगाते हैं, वो एस्टिमेशन है। दैट इज आल्सो द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को आया होगा। ये बेसिकली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, मैंने फिर भी आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद हमारे पास आता है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स। जो एनुअल रिपोर्ट्स बनाई जाती है गाइस, व्हाट्स इट मीनिंग, एनुअल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो शेयर होल्डर के सामने रिपोर्ट्स रखी जाती है, शेयर होल्डर के सामने ब्यौरा रखा जाता है, चिट्ठा ब्यौरा रखा जाता है। तो उसमें क्या आता है, इसमें पहली रिपोर्ट आती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट्स में क्या होता है, डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो इसके अंदर बातें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद दूसरा आता है ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर जो क्या करता है, बुक्स को चेक करता है, वो भी अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है गाइस, वो भी रिपोर्ट होती है। उसके बाद थर्ड
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने ऊपर पढ़ा क्या क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सब उनके सामने रखा जाता है फॉर नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट हो तो उसी का ही क्या हो गया, पार्ट हो गया। आई होप ये बात आपको समझ आया होगा। दैट इज द कंटेंट ऑफ अकाउंटिंग, कंटेंट ऑफ दैट इज एनुअल रिपोर्ट। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। जो क्या की जाती है, जब एनुअल जर्नल मीटिंग होती है तो शेयर होल्डर के सामने ये रिपोर्ट्स रखी जाती है। चलिए गाइज, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइज। ये तो मैंने थियोरेटिकल पोर्शन आप लोगों से डिस्कस किया, वैसे तो आगे भी थियोरेटिकल पोर्शन है, लेकिन गाइज सुनते रहना, आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी, आपको समझ आता रहेगा। और फ्यूचर में जब आप लोगों का एग्जाम मंडे को होने वाला है तो आप लोग गलती भी नहीं करोगे। तो गाइज लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, बिना सुने तो आप नहीं कर सकते। चलिए गाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए मैं क्या बात लिख रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के फॉर्मेट पर आते हैं, ठीक है गाइज। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, सबसे पहली बात, शेड्यूल 3 पार्ट 1, इसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर गाइज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, सबसे पहली चीज जो आती है वो क्या आती है गाइज, पर्टिकुलर्स। क्या आता है गाइज, पर्टिकुलर्स आता है। चलो ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। नेम ऑफ द कंपनी, नेम आएगा, ठीक है गाइज। उसके बाद डेट आ जाएगी यहां पर, और उसके बाद नीचे पर्टिकुलर्स आएगा। पर्टिकुलर के बाद नोट नंबर आएगा, नोट नंबर आएगा। गाइज क्लियर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, नोट नंबर। और फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। गाइस क्लियर है। इसमें देखिए सबसे पहली चीज आती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। क्या आती है गाइस, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूं। इसके बाद आता है क्या, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में गाइस इसको हम रोमन 1 में लिख देते हैं। इसके बाद आता है 1 न्यूमेरिक 1 में शेयर होल्डर फंड, ठीक है। उसके बाद मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है इतना। उसके बाद इसके अंदर हम नॉर्मल क्या लेते हैं, ए, ठीक है गाइस। ए में इसके 3 पार्ट है, देखो स्पेस देता जा रहा हूं। शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, सी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। गाइस क्लियर है। उसके बाद सेकंड 1 के नीचे ही 2 आता है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके बाद थर्ड आता है नॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें ए आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। उसके बाद सी आ गया अदर नॉन करंट लाइबिलिटी या अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और उसके बाद डी आ गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ऑलराइट, इसके 1 2 3 के नीचे ही 4 आएगा, दैट इज क्या, करंट लाइबिलिटी। इसके नीचे ए में आएगा, देखो ए बी सी सब एक ही सीक्वेंस में चल रहे हैं। ए में आएगा क्या, ए में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सॉरी। बी आएगा ट्रेड पेबल, सी आएगा अदर करंट लाइबिलिटी, डी आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो गाइज ये सब आपका क्या खत्म हो गया, ये सब यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे दोनों का, इस साल का भी पिछले साल का भी। ये सब आपका किसका हुआ, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का। इसके बाद बात क्या आती है गाइज, इसके बाद बात आती है, देखिए रोमन हमने 1 लिखा था, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि मेरे को दिख जाए। देखो रोमन में यहां पर लिखा था, मैं यहीं पर रोमन में 2 लिख रहा हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए। देखिए अब रोमन में 2 लिखा था, ठीक है। अब रोमन में 2 में यहां पर सबसे पहले क्या आया, देखो अब यहां पर क्या लिखते हैं, एसेट्स। क्या लिखते हैं, एसेट्स। एसेट्स में जहां 1 लिखा था न्यूमेरिक 1, वहां पर नॉन करंट एसेट, और उसके नीचे ए, जहां ए था दैट इज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के भी अब 4 पार्ट है। उसको हम देखो 1 किस फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज टेंजिबल, सेकेंड इज टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, थर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फोर्थ इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है गाइस। उसके बाद ए के नीचे बी आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट, जल्दी से गाइस डेफर्ड टैक्स एसेट, डी आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ई आएगा अदर नॉन करंट एसेट। गाइस क्लियर है। इसके बाद 1 के नीचे देखो ये 1 लिखा था हमने, यहां पर 1 लिखा था, इसी के नीचे ही 2 आएगा, दैट इज करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट में ए आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद बी आएगा इन्वेंट्री, सी आएगा ट्रेड रिसीवेबल,
डी आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ई आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और एफ आएगा अदर करंट एसेट। तो इस तरीके से हम इसका भी दोनों का टोटल करेंगे और ये हमारी क्या बन जाएगी, पूरी बैलेंस शीट बन जाएगी। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब देखिए गाइस, मैं एक एक बात को लेता चलता हूं, एक एक बात को एक्सप्लेन करता चलता हूं। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी रिप्रेजेंट टोटल ऑफ द लायबिलिटी, गाइस क्लियर है। अब बात आती है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में पहली चीज आती है शेयर कैपिटल, और मैंने ये बताया भी था, यहां पर जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो केवल एक शो किया जाएगा, उसके फेस पर केवल एक ही अमाउंट शो होगा, उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सारी नोट्स टू अकाउंट पे आएगी। तो हमें यहां पर मान लीजिए हम नोट नंबर बना रहे हैं, नोट नंबर हम यहां पर 1 लिखेंगे और नीचे नोट में नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 1 में इसको शो किया जाएगा। अब शेयर कैपिटल की बात करते हैं, तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है। शेयर कैपिटल में गाइस आपको पता है क्या क्या आता है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जो आज की क्लास इशू ऑफ शेयर्स की हुई थी उसमें बताया था। सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल आता है, ठीक है, फिर उसके बाद इशूड आएगा, इशूड शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड आएगा, उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड आएगा। ऑलराइट गाइस, उसके बाद उसमें से अगर है कॉल्स इन एरियर उसको माइनस किया जाएगा, ये मैंने आपको बताया था लास्ट में, चेक कर सकते हो आप मेरी वीडियो। उसके बाद अगर शेयर फॉरफीचर है, हमने फॉरफिट किए हैं शेयर, उसको क्या किया जाएगा, ऐड। वो जो अमाउंट आएगा वो गाइस यहां पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। और इसके अंदर जो मेन बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए गाइस शेयर कैपिटल से रिलेटेड, वो ये है गाइस, अगर आपने, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, अगर आपने शेयर इशू किए हैं अदर देन कैश, तो आपको उसको स्पेसिफिकली ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा कि इतने शेयर्स जो हैं, इतने शेयर्स हमने क्या किए हैं, अदर देन कैश क्या किए हैं, इशू किए हैं। अदर देन कैश, लाइक अदर देन कैश कर रहे हो या बोनस शेयर इशू कर रहे हो, तो आपको स्पेसिफिकली ब्रैकेट में जब आप नोट्स टू अकाउंट बनाओगे तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड के नीचे, मान लीजिए आपने क्या किया, 1 लाख शेयर इशू किए और 10,000 आपने और कर दिया एज अदर देन कैश कर दिए, तो आपको टोटल शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में 1,10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच लिखना पड़ेगा। तो नीचे आपको दिखाना पड़ेगा आउट ऑफ दिस, इनमें से 10,000 शेयर जो हमने इश्यू किए हैं वो कैसे किए हैं, अदर देन कैश। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। और गाइज मैंने बताया कॉल्स इन एरियर को आप माइनस करके दिखाओगे, शेयर फॉर फीचर को, ये वो अमाउंट है शेयर फॉर फीचर गाइज जो हमने अभी शेयर रीइश्यू नहीं किए हैं, अभी रीइश्यू होने बाकी है, वो शेयर का अमाउंट शेयर फॉर फीचर में पड़ा रहेगा और इट इज ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। गाइज अब मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करता हूं। रिजर्व एंड सरप्लस में पहले आएगा कैपिटल रिजर्व, पहला नोट्स टू अकाउंट, अगेन यहां पर भी केवल एक ही अमाउंट शो किया जाएगा। तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला रिजर्व आएगा कैपिटल रिजर्व, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। गाइस सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसके बाद क्या आएगा, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, उसके बाद अदर रिजर्व आएगा, मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू जनरल रिजर्व, इसके अंदर मेनली जनरल रिजर्व आता है। गाइस देखिए कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसके बाद रीवैल्यूएशन रिजर्व भी आ जाता है, फिर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व, और लास्ट में आता है सरप्लस। क्या आता है, सरप्लस। इन सब के बारे में अगर है तो हमें कहां दिखाना है, नोट्स टू अकाउंट, उन सबको टोटल करके हमें यहां पर एज अ सिंगल फिगर यहां पर शो करना है। कैपिटल रिजर्व आप जानते ही हो जो कैपिटल नेचर का होता है, बात कर चुके हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये क्यों बनाया जाता है, कैपिटल अगर हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर को तो रिडीम नहीं करते, प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन के लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपने सेक्शन 52 पढ़ लिया है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए बनाया जाता है। रीवैल्यूएशन रिजर्व आप बहुत अच्छे से जानते हो, रीवैल्यूएशन से जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वो होता है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यस गाइस दैट इज रिलेटेड टू ईसो, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कि अगर मान लीजिए इंप्लॉयज, मैंने बताया था इश्यू ऑफ शेयर में ईसॉप के बारे में, कि हमने मान लीजिए आज हमारी शेयर का प्राइस 100 रुपए, हमने बोला कि आपको हम 50 रुपए में देंगे, तो गाइज हमें 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, आप ये जानते हो हमें 50 का नुकसान हो रहा है। कह रहे वो नुकसान क्या किया जाएगा, मान लीजिए 3 साल बाद देना है या 4 साल बाद देना है, तो 4 सालों में उस नुकसान को क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा और उसे इस डब्बे के अंदर डाला जाएगा, दैट इज कॉल्ड शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। उसके बाद अदर रिजर्व में मेनली जनरल रिजर्व आता है और लास्ट आता है सरप्लस, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गाइज अब मैं सरप्लस की जब बात कर रहा हूं, सुनना गाइज ध्यान से, जब हम सरप्लस की बात कर रहे हैं
सरप्लस होता क्या है गाइस? सरप्लस होता है बैलेंस। किसका बैलेंस? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। गाइस क्या होगा, जो हमारा जो हम क्या बनाएंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। उससे जो प्रॉफिट आएगा, उससे जो क्या आएगा, प्रॉफिट, वो प्रॉफिट यहां पर दिखाया जाता है, सरप्लस के अंदर आता है। मान लीजिए प्रॉफिट आया 10 लाख, इसके बाद इसमें से क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन लाइक हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं, या हम इक्विटी डिविडेंड दे रहे हैं, या किसी रिजर्व में डाल रहे हैं। वो सब करने के बाद जो बैलेंस आएगा, जो बैलेंस अमाउंट आएगा गाइस, ये सारे रिजर्व में मान लीजिए जो भी कैपिटल रिजर्व एंड ऑल, इन सबको ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करके हम उसको सिंगल फिगर हम कहां पर बैलेंस शीट में शो करेंगे। और जो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है, ये अगले साल का क्या बन जाएगा, रिजर्व का ओपनिंग। तो ये ओपनिंग भी पिछले साल जो होगा वो इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। और जो इस साल प्रॉफिट हुआ है वो हो गया, ये अमाउंट आ गया। इसमें से फिर हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन करने के बाद बाहर आउटर कॉलम में दिखाएंगे। अगर गाइस मान लीजिए ये फिगर नेगेटिव आ जाता है, गाइस ध्यान से समझना, ये फिगर नेगेटिव आ गया तो इसको पहले क्या करते थे गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, याद करो, पार्टनरशिप में हम एसेट में दिखाते थे, अब नहीं दिखाना है। ये एज अ नेगेटिव फिगर ही यहां पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। ये एज अ नेगेटिव फिगर आ जाएगा। मान लीजिए नेगेटिव फिगर आ गया, देखिए इसको हम एज अ नेगेटिव फिगर क्या करेंगे, शो करेंगे। ऑलराइट गाइस, और गाइस यहां पर नेगेटिव फिगर शो करेंगे। कह रहा है अगर ये ओवरऑल भी नेगेटिव हो गया, मान लो इतना नेगेटिव था, ये इतना ज्यादा नेगेटिव था कि ओवरऑल भी नेगेटिव हो गया, तब भी इसको हम कहां पर, रिजर्व एंड सरप्लस में एज अ नेगेटिव फिगर शो करेंगे। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। तो ये हमने कौन सा पढ़ा है गाइस, सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट सिलेबस में नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सिलेबस में नहीं है। ये नहीं पूछा जाएगा इसका मतलब क्या है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, मतलब इसको कहां शो किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी। गाइस नॉन करंट और करंट को समझने से पहले, नॉन करंट लायबिलिटी को पहले आपको इनका मतलब समझना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। ऑलराइट गाइस, करंट लायबिलिटी के बारे में क्या बोलता है, कह रहे करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होगी, जो करंट लायबिलिटी कहलाएगी जो इन तीन में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल करती है। पहला, जिसको हम which is expected to be realized within normal operating cycle period, that is normal operating cycle period, जिसको हम रियलाइज कर सके विद इन ए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता क्या है गाइस, जैसे मान लीजिए एक कंपनी एक कार बनाती है, एक कंपनी ने कार बनाने के लिए पैसा लिया, पैसे से रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से उसने फिर कार बनाना स्टार्ट किया, कार गैरेज में खड़ी हुई, कार बिकी, बिककर फिर पैसा आया। तो जितना ये समय लगा इसको कैश में कन्वर्ट होने में, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अगर गाइस ये मैं बिल्कुल क्लियर बात बोल रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये 12 मंथ से कम है तब भी उसको 12 मंथ्स कंसीडर किया जाएगा। अगर ये 12 मंथ्स है तो 12 मंथ ही करना है, 12 मंथ या 12 मंथ से कम है तब भी 12 मंथ्स लिया जाएगा। अगर ये 12 मंथ से ज्यादा है, मान लीजिए 15 महीने है तो इसको 15 मंथ, मतलब अगर ये 12 मंथ से ज्यादा है तो उतना ही लिया जाएगा। 18 है तो 18 मंथ, 20 है 20 मंथ। इसका मतलब कोई भी करंट लायबिलिटी अगर क्या हो रही है, सेटल हो रही है, मान लीजिए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 20 मंथ्स है, 20 मंथ्स में सेटल हो रही है, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी कहलाएगी। तो पहली बात ये हुई कि कोई भी करंट लायबिलिटी अगर क्या हो रही है, कोई भी लायबिलिटी अगर सेटल्ड हो रही है विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड तो वो करंट लायबिलिटी कहलाएगी। या दूसरी, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ, जिसको हम 12 महीनों में क्या कर सके, सेटल। तीसरी कंडीशन, जो प्राइमरी फॉर द ट्रेड पर्पस, जिसका काम ही हमारा, जो हमारा काम ही वही है, तो उससे तो करंट लायबिलिटी माना ही जाएगा। तीन कंडीशन कह रहे हैं, तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो करंट लायबिलिटी कहलाएगी। गाइस क्या बोला गया, विच कैन बी सेटल्ड विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। दूसरा, विच इज हेल्प प्राइमरी फॉर द ट्रेड पर्पस। तीसरा, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई, करंट लायबिलिटी। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। तो नॉन करंट लायबिलिटी हमने डिस्कस किया। इसमें सबसे पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। गाइस लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो होता है कि जो बोरोइंग्स, गाइस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस दिन लिया है, अगर वो विद इन 12 मंथ या विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड वो क्या नहीं हो रहा है, पे ऑफ नहीं हो रहा है, सेटल नहीं हो रहा है, तो वो नॉन करंट कहलाएगा। जो नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, उसका रेलेवेंस डेट जिस दिन आप बोरोइंग कर रहे हो उससे है।
अगर वो 12 महीने या विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जिस दिन आप ले रहे हो उसमें क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। अदरवाइज अगर वो नहीं हो रहा है विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या किसमें विद इन 12 मंथ्स में सेटल, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहलाएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होगी, जो हम क्या कर रहे हैं, जिसको हमें पे ऑफ कर रहे हैं विद इन जो जिसको हमें पे ऑफ नहीं करना है विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या 12 मंथ्स में, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहलाएगी। आपको पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लाइक हम लोन ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम कोई भी मान लीजिए किसी भी बैंक से लोन ले रहे हैं, किसी भी पर्सन से लोन ले रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है गाइस। अब बात आई अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है, वो लायबिलिटीज जो लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, ट्रेड पेबल। वैसे तो ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में होता है, लेकिन अगर ट्रेड पेबल क्या हो, पे किया जाए आफ्टर 12 मंथ्स या आफ्टर ऑपरेटिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। एज वेल एज प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमें प्रीमियम पे करना है जब डिबेंचर को रिडीम किया जाएगा, अगर डिबेंचर जो है लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो यहां पर आएगा। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगेन प्रीमियम पे करना है रिडम्पशन के समय, अगर वो रिडम्पशन 12 महीनों या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में नहीं हो रही है, बाद में हो रही है, तो उसका प्रीमियम भी यहां पर आएगा। इसके बाद लास्ट आ रहा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन गाइस? प्रोविजन का मतलब है कि विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड, एक्सपेक्टेड, वी आर नॉट कंफर्म। प्रोविजन का मतलब यही होता है कि हमें लग रहा है कि हमें देना पड़ सकता है, वी आर नॉट कंफर्म। जब वो कंफर्म हो गया तो वो कंफर्म लायबिलिटी बन जाएगी। तो विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड आफ्टर 12 मंथ्स या आफ्टर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, कि हमें लग रहा है कि हमें कब 12 महीने या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद पे करना पड़ सकता है, तब ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। लाइक हमें लग रहा है कि हमारे कुछ लोग रिटायर हो सकते हैं, इंप्लॉय रिटायर हो सकते हैं, तो उन्हें हमें प्रोविडेंट फंड, हमें उनको प्रोविडेंट फंड क्या करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है, पे करना पड़ सकता है, तो वो इसके अंदर आता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद हमारे पास आता है करंट लायबिलिटी। इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, इस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपको मैंने बताया जो तीनों में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल करते हैं। इसमें आता है पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग। अगेन गाइस शॉर्ट टर्म बोरिंग, जिस दिन लोन लिया है अगर वो विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या विद इन 12 मंथ्स क्या होगी, सेटल, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहलाएगी। ट्रेड पेबल बहुत अच्छे से आप जानते हो, ट्रेड पेबल क्या होता है गाइस, जिस चीज में डील करते हैं हम उसको क्या कर रहे हैं, उधार पर खरीद रहे हैं। अगर हमने नॉर्मल उधार पर खरीदा है तो वो क्या बनते हैं, क्रेडिटर। अगर हमने बिल एक्सेप्ट किया तो उसे बोला जाता है बिल्स पेबल। गाइस अगर वो आफ्टर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या 12 मंथ्स के बाद होगा तो वो कहां आएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। माइंड माय वर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है अदर करंट लायबिलिटी। यस गाइस, इसके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। अदर करंट लायबिलिटी क्या कहता है, अदर करंट लायबिलिटी कहता है, देखिए अदर करंट लायबिलिटी कहता है भैया मेरे अंदर तो भरमार है, भरमार है तो क्या हुआ, हम कोई डरते थोड़ी है तेरे से, भरमार है हम भरमार भी करेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अदर करंट लायबिलिटी। पहला आता है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। पहला क्या आता है गाइस, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। यस गाइस, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जो लॉन्ग टर्म डेट की बात की थी, बोरिंग्स की बात की थी। अब एक बात समझिए, हमने एक लोन लिया, वो 5 साल का था, ठीक है। आज लोन लिया, 5 साल का लोन था, तो हमने कहा इसको भैया ये विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पे ऑफ नहीं होना है या 12 मंथ्स में पे ऑफ नहीं होना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। लेकिन 4 साल के बाद तो भैया वो उसको 12 महीनों में पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो क्या वो लॉन्ग टर्म रहेगी या शॉर्ट टर्म बोरिंग, भैया फिर तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग होगी। नहीं गाइस, माइंड माय वर्ड्स, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है, नहीं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बारे में बोला गया है, डेट मैटर करती है। वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नहीं आएगा। अगर 4 साल बीत गए, अब केवल 12 महीने रह गए, 12 महीनों में पे करना है, तो गाइज वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नहीं आएगा। माइंड माय वर्ड्स, माइंड माय वर्ड्स गाइज, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। वो कहां आएगा, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में आएगा। गाइस शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए डेट ऑफ जब आपने लोन लिया है वो मैटर करता है। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग फॉल करती है विद इन 12 मंथ्स पे ऑफ करने के लिए, तो वो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में आएगा। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू बट नॉट पेड, क्योंकि पे नहीं किया तभी लायबिलिटी में आ रहा है। इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू बट नॉट पेड, मतलब इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू का मतलब इंटरेस्ट, जैसे कि मान लीजिए एक टीचर है, मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक स्कूल में काम कर रहा हूं, 30 दिन काम करता हूं, तब जाकर मुझे सैलरी मिलती है।
मेरी सैलरी मान लीजिए 90,000 है। अरे भैया इतनी सैलरी, नहीं नहीं भाई इतनी नहीं है, मेरी एज्यूम कर रहे हैं हमारी सैलरी 90,000 है, मेरी सैलरी 90,000 है। बड़ा सोचेंगे तभी तो बड़ा मिलेगा। 90,000 है, 30 डेज को डिवाइड कीजिए 3,000। मैं पहले दिन गया, मैंने काम किया, क्या मैंने 3,000 रुपए कमाया या नहीं कमाया? कमा लिया भैया। क्या वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं भैया, ऐसे कैसे मिल जाएगा? आप दिहाड़ी पे थोड़ी काम कर रहे हो, आप एक टीचर हो, आपको 30 दिन बाद मिलेगा। यस, ये मैं बात कर रहा हूं। इसे बोला जाता है एक्रू बट नॉट ड्यू। कमा तो लिया लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ, ड्यू होगा 30 दिन के बाद। तो यही बात इंटरेस्ट एक्रू, कि हमने इंटरेस्ट जो लोगों को देना है उन्होंने कमा तो लिया है, मतलब वो ड्यू तो हो, एक्रू तो हो गया, उन्होंने कमा लिया है, लेकिन अभी हमारा देना बनता नहीं है। लेकिन वो इस साल से बिलोंग करता है। हमें क्या बोला जाता है? जो खर्चे जिस साल से बिलोंग करते हैं हमें उसको उसी साल में दिखाना है, तो हमें इसको उसी साल में दिखाना पड़ेगा। तो गाइज ये हमारी अदर करंट लाइबिलिटी में आता है, क्योंकि अभी वो ड्यू नहीं हुआ है, वो पे तो हमें 12 महीनों के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, और इसे अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं। और अगेन इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू, एक्रू भी हो गया, ड्यू भी हो गया, लेकिन हमने पे किया नहीं है तो हमें जल्दी से जल्दी पे करना पड़ेगा। अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ अदर करंट लाइबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम हमें एडवांस में मिल गई है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ये हमारी लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी में आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में। उसके बाद अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड का मतलब क्या होता है? वो डिविडेंड जो हमने अभी पे नहीं किया, डिक्लेयर हो गए हैं लेकिन हमने अभी पे किए नहीं है, तो हमें जल्दी से जल्दी पे करना पड़ेगा, अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। उसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग रिफंड। भैया लोगों ने पैसा ज्यादा दे दिया, हमने कहा हम आपका पैसा वापस कर रहे हैं, तो हमें याद होगा हमें 15 दिन के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, हमें उनको जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा, तो ये अदर करंट लाइबिलिटी में आता है। सेम अनपेड मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ओन। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, अनपेड मैच्योर मतलब वो डिपॉजिट जो लोगों ने हमें दिए हुए हैं वो क्या हो गया? मैच्योर हो गया, मतलब उनका पैसा देना बनता है लेकिन हमने दिया नहीं है, और उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट भी है वो भी हमने नहीं दिया है, तो हमें जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, उसे अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाया जाता है। अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ओन। मान लीजिए हमने डिबेंचर से पैसा लिया था, वो मैच्योर हो गया लेकिन हमने अभी तक उनको पे किया नहीं है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट, अगेन हम इसको अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं। और अदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिनको हम यहां पर दिखाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यस गाइस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन अगेन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल, जो हमें लग रहा है कि हमें विद इन 12 मंथ्स या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पे करने पड़ सकते हैं, उसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाया जाता है। लाइक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल है किसके? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के। आई होप आपको लाइबिलिटी का पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ रहा है गाइस? एसेट। एसेट के अंदर सबसे पहले आता है गाइस नॉन करंट एसेट। अब देखो मैं दोबारा डेफिनेशन लेता हूं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट अगेन अगर वो तीन में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करता है तब वो करंट कहलाएगी, अदरवाइज वो नॉन करंट कहलाएगी। पहली कंडीशन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, सेल और कन्वर्टेबल विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, जिसको हम विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में सेल कर सके, कंज्यूम कर सके, कन्वर्ट कर सके, वो एसेट करंट एसेट कहलाएगी। और विच इज हेल्प प्राइमली फॉर द ट्रेड पर्पज। सेकंड, थर्ड विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, सॉरी पहला विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, पहला विच इज हेल्प प्राइमली फॉर द ट्रेड पर्पस, दूसरा, थर्ड विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है दैट वुड बी आर करंट एसेट। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो दैट वुड बी आर नॉन करंट एसेट। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला आ रहा है फिक्स एसेट। गाइस फिक्स एसेट क्या होती है? बताओ बताओ बताओ। फिक्स एसेट वो होती है गाइस, अब ध्यान से, कि जिसको हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। फिक्स एसेट क्या है? जो बिजनेस के अंदर यूज हो रही है बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। इसमें क्या आता है गाइस? टेंजिबल जिसको हम देखो छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको हम देखो छू नहीं सकते, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो टेंजिबल फिक्स एसेट जो अभी बनकर तैयार नहीं हुई है, अभी इन प्रोसेसिंग है, दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट
वो इंटेंजिबल एसेट जो अभी बन रही है, अभी बनकर मतलब अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, मान लीजिए हम कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं कंपनी के लिए और वो बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो वो हमारी इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट होता है, दैट इज योर फिक्स्ड एसेट। ये हमने फिक्स्ड एसेट पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट आ गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यस गाइस, इंपॉर्टेंट थिंग, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो हमने क्या किया, दूसरी कंपनी में क्या लगाया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा ट्रेड और एक होता है अदर। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब हम दूसरी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं अपने ही बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और अदर इन्वेस्टमेंट क्या है? हम दूसरी क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, लाइक दूसरी की इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, अदर सिक्योरिटीज में क्या लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट, सिलेबस में नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। व्हाट डज इट मीन? मतलब हमने लोन लिया हुआ नहीं गाइस, एसेट है। हमने ये बात कर रहे हैं, हमने लोगों को लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको जो हमारे रियलाइज नहीं होंगे विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या विद इन अ 12 मंथ्स। ये वो लोन्स एंड एडवांसेस है जो हमने लंबे समय के लिए दिए हुए हैं गाइस। इसके अंदर बेसिकली क्या आता है, लाइक कैपिटल, आप क्या कर रहे हो, कैपिटल बनवाने के लिए, मान लीजिए लेट्स सपोज आपने कोई फिक्स्ड एसेट बनवानी है, उसके लिए आपने एडवांस में पैसा दे दिया, कैपिटल एडवांसेस। तो वो कैपिटल एडवांसेस यहां पर आते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपने क्या किया, सिक्योरिटी, मान लीजिए लेट्स सपोज आप कई बार क्या लेते हो, फोन लेते हो, पहले क्या होता था लैंडलाइन लेते थे, तो हमें वहां पर सिक्योरिटी देनी पड़ती थी। इवन आज के समय में अगर हम मीटर लगवाते हैं तो सिक्योरिटी देनी पड़ती है, वो लंबे समय के लिए होती है। तो वो जो सिक्योरिटी है वो यहां पर आएगी, जिसको हम फ्यूचर में कैश में क्या कर सकते हैं या काइंड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अदर नॉन करंट एसेट भैया जो कहीं नहीं आई वो यहां पर आएगी, दैट इज कॉल्ड अदर नॉन करंट एसेट। इसके अंदर गाइस वो भी आता है लाइक ट्रेड रिसीवेबल, कि कोई ट्रेड रिसीवेबल हमें लग रहा है कि वो आफ्टर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या 12 मंथ्स के बाद कन्वर्ट होगा कैश में, तो वो यहां पर आता है। लाइक और भी कोई लॉसेज है जिसको हमें अभी राइट ऑफ करना बाकी है, जो 12 मंथ्स के बाद राइट ऑफ होंगे या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद राइट ऑफ होंगे, वो यहां पर आते हैं। चलिए गाइस, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज करंट एसेट। यस गाइस, करंट एसेट आपको पता है, पहला आता है करंट इन्वेस्टमेंट, क्लियर। जो नॉन करंट था, जो हमारा विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नहीं होता था या विद इन 12 मंथ। करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसको हम विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सके, लाइक हम किसी कंपनी के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इन सब में पैसा लगा रहे हैं। इसके बाद इन्वेंट्री। यस, इन्वेंट्री गाइस आपको पता है इन्वेंट्री किस किस की हो सकती है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, आपके पास गाइस रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, उसके बाद आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है, उसके बाद फिनिश गुड्स का भी हो सकता है। ऑलराइट गाइस, उसके बाद फिनिश गुड के बाद स्टॉक इन ट्रेड, मान लीजिए आप उस चीज में क्या कर रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड, उसको आप एज इट इज बनाकर क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद लूज टूल्स एंड लूज टूल्स का भी हो सकता है, लूज टूल्स। उसके बाद स्टोर्स एंड स्पेयर्स लाइक लुब्रिकेंट ऑयल्स, उनका भी हो सकता है, दीज आर कॉल्ड एज इन्वेंट्रीज। इसके बाद है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, बहुत इजी। ट्रेड रिसीवेबल जिस चीज में डील कर रहे हो उससे रिलेटेड, अगर हम उधार पर बेच रहे हैं, अगर नॉर्मल बेच रहे हैं तो डेटर्स बन जाते हैं, और अगर हम क्या कर रहे हैं गाइस, अगर हम क्या कर रहे हैं उधार पर, हम उसको कह रहे हैं भैया बिल एक्सेप्ट कर और हमारे पास बिल आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। और इसमें से डेट दो तरीके हैं, एक तो हम डाउटफुल डेट को, प्रोविजन को क्या कर सकते हैं, माइनस करके दिखा सकते हैं, यहीं पर माइनस करके, मतलब नोट्स टू अकाउंट में। दूसरा, इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो मैंने ऊपर बात भी की थी, उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी दिखाया जा सकता है, इसको ग्रोथ फिगर पर हम दिखा सकते हैं। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यस गाइस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कैश आता है, बैंक आता है, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं भैया, गलती मत करना, बैंक ड्राफ्ट। उसके बाद चेक आ सकते हैं, उसके बाद कोई ईयर मार्क बैलेंस है विद बैंक, जो हम क्या नहीं करेंगे, यूज नहीं कर सकते, लाइक मार्जिन मनी एंड ऑल, ये सब इसके अंदर हमारा आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने छोटे समय के लिए, मतलब विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, या हमने किसके लिए दिए हुए हैं, विद इन 12 मंथ्स के लिए। उसके बाद अदर करंट एसेट जो कहीं नहीं आई वो यहां पर आती है। आई होप आप लोगों को एसेट भी क्लियर हुई होगी गाइस। अब हम बात कर रहे हैं गाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोला जाता है कॉन्टीजेंसी एंड कमिटमेंट्स। यस गाइस, कॉन्टीजेंसी एंड कमिटमेंट्स। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्टीजेंसीज। व्हाट डज इट मीन? कॉन्टीजेंसी का मतलब क्या होता है गाइस? कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है, कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है कि वो अक्कर कब होगा, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट।
अगर वो इवेंट हुआ, सर्टेन इवेंट, अगर वो इवेंट हुआ तब तो वो हमारी लाइबिलिटी बनेगी, अदरवाइज हमारी वो लाइबिलिटी नहीं बनेगी। दैट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कब होती है? ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। अगर वो हुआ तब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए लेट्स सपोज हमने बिल क्या किया, हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया। ऑलराइट गाइस, मेरे पास बिल था, आपके पास बिल है। सोचिए आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया, आपने किसी से एक्सेप्ट करवाया हुआ था, बैंक उसके पास गया। अगर उसने पैसा नहीं दिया, उस पर्सन ने पैसा नहीं दिया, तब बैंक हमारे पास आएगा और हमें पे करना पड़ेगा ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। अगर वो नहीं देगा तब जाकर हमारी लाइबिलिटी बनेगी, अगर उसने दे दिया तो नहीं बनेगी। दैट्स व्हाई हम इसको लाइबिलिटी में शो नहीं करते हैं, हम इसको फुटनोट, नोट टू अकाउंट में इसको शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स का मतलब क्या होता है? जो हम कमिट करते हैं कि हम ये काम करेंगे। लेट्स सपोज हमने क्या किया, किसी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, 10 रुपए के शेयर लिए हुए हैं, 6 रुपए हमने पे कर दिए, 4 पे हम कमिट करें भैया, हम जब होगा, आप जब मंगवाओगे, हम आपका पैसा क्या कर देंगे? पे कर देंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। आई होप ये सब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं गाइस किसके बारे में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यस गाइस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाट डज इट मीन? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है गाइस? ये किसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा? एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2। गाइस पार्ट 2 के अकॉर्डिंग बनेगा। पार्ट 2 है, शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 के पार्ट 2 के अकॉर्डिंग ये बनाया जाएगा। क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाएगा? अगेन हम उसको भी देखते हैं गाइस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हम सबसे पहली बात क्या लिखेंगे गाइस? सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, डेट वगैरह ये सब आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहां पर? पर्टिकुलर्स। गाइस क्लियर है? पर्टिकुलर्स आएगा, अगेन नोट नंबर आएगा। यहां पर गाइस, वहां पर लिखा था फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यहां पर लिखा जाएगा फिगर फॉर द पीरियड, पूरे साल के लिए। क्योंकि जो बैलेंस शीट बनाई जाती है पर्टिकुलर टाइम पर बनाई जाती है, और जो हमारा ये क्या बनाया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल के लिए होता है। तो फिगर फॉर द पीरियड फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, और फिगर फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, तो ये आएगा गाइस। इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है गाइस? न्यूमेरिक में ही आता है। यहां पर देखिए, यहां पर 1 आता है, जो रोमन में ही आता है। क्या लिखते हैं 1 में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड में आता है अदर इनकम, अदर इनकम। थर्ड आता है टोटल रिवेन्यू 1 + 2। ऑलराइट गाइस, इसके बाद फोर्थ आता है दैट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस में बहुत सारे आते हैं, देखिए गाइस क्या क्या आता है एक्सपेंस में, जल्दी से देखते जाइए मेरे साथ साथ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। गाइस क्लियर है? उसके बाद एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, उसके बाद आता है अदर एक्सपेंस। ठीक है गाइस, इन सब का टोटल करेंगे तो वो एक्सपेंस का पार्ट बन जाएगा। इसके बाद फिफ्थ आता है, देखिए फिफ्थ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कैसे निकलेगा गाइस? टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को, मतलब थर्ड में से फोर्थ को क्या करते हैं? माइनस। ऑलराइट गाइस, उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ आता है सिक्स्थ आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है गाइस, और उसके बाद सेवंथ आता है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हो जाएगा गाइस फिफ्थ माइनस सिक्स। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। और गाइस मैं इसी की बात कर रहा था, सरप्लस के अंदर ये जो प्रॉफिट होता है गाइस, ये सरप्लस के अंदर जाता है उस साल का प्रॉफिट। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए गाइस, अब हम एक एक को लेते चलते हैं, किसके अंदर क्या क्या बात आती है, क्या क्या चीजें आती है, ये बात करते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। गाइस पहली बात, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा? इसके अंदर वो आएगा रिवेन्यू जिस चीज में हम डील कर रहे हैं या हम सर्विसेज दे रहे हैं, वो इसके अंदर आती है, मतलब जिस चीज का हमारा बिजनेस है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। उसके बाद अदर रिवेन्यू, बाकी सब रिवेन्यू हमारे अदर इनकम्स के अंदर आते हैं। लाइक हमें क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद हमें और भी कोई इनकम रिसीव हो रही है, लाइक हमें रेंट मिल रहा है, हमें डिविडेंड मिल रहा है, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। गाइस ये नॉर्मल कंपनी के लिए। अब अगर मैं फाइनेंस कंपनी की बात करूं, फाइनेंस कंपनी के केस में उसको इंटरेस्ट मिलना, उसको डिविडेंड मिलना, गाइस फाइनेंस कंपनी के केस में वो क्या होती है? ऑपरेटिंग, तो वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा फाइनेंस कंपनी। अदर कंपनी में मैंने बात बताई, अदर कंपनी के केस में लेट्स सपोज उसका जो मेन काम है उससे जो पैसा आ रहा है, या वो सर्विसेज दे रहे हैं उससे पैसा आ रहा है, बाकी सब अदर इनकम में आता है। लाइक
गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और हमारी क्या हो गई, इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ये सब इनकम्स यहां पर अदर इनकम में आती है। लेकिन फाइनेंस कंपनी में के केस में, फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है जिसका काम ही यही होता है कि दूसरी कंपनी में क्या लगाना, पैसा लगाना, लाइक म्यूचुअल फंड कंपनी, लोन देना लोगों को, तो उससे इंटरेस्ट उनको मिलेगा, ये उनका मेन वर्क हो जाएगा, डिविडेंड मिलेगा, ये मेन वर्क हो जाएगा, तो वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट बन जाते हैं। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल रिवेन्यू आ गया। अब बात आई एक्सपेंस गाइस। एक्सपेंस की जब हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। गाइस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या है, यहां पर रॉ मटेरियल। गाइस माइंड माय वर्ड्स, यहां पर मटेरियल कंज्यूम का मतलब है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, इसके बारे में क्या बोला गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कैसे निकाली जाती है गाइस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री है उसमें परचेजेस जो आपने परचेज किया है उसको ऐड करोगे, उसमें से फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या करेंगे, माइनस, दैट वुड बी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और ये यहां पर आएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। रॉ मटेरियल गाइस, रॉ मटेरियल की बात हो रही है, जो किसका पार्ट बनेगा, फिनिश गुड का पार्ट बनेगा। इसके बाद अगला कह रहा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। गाइस इसका मतलब क्या होता है, जैसा हम ला रहे हैं वैसा बेच रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी चेंज होता है तो वो रॉ मटेरियल का पार्ट बन जाएगा। मतलब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में क्या आता है, जैसा ला रहे हैं वैसा ही बेच रहे हैं, तो ये यहां पर आएगा। उसके बाद चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ, देखिए गाइस अगला पॉइंट क्या कह रहा है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। आप कहोगे भैया यहां पर तो रॉ मटेरियल का तो है नहीं, भैया यहां पर रॉ मटेरियल का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड को कैसे दिखाया जाएगा, इसमें ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस किया जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। गाइस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं होगा। माइंड माय वर्ड्स। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो भी खर्चा हो रहा है, लाइक उनको सैलरी दी जा रही है, उनको वेजेस दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर स्टाफ, उनके ऊपर कोई वेलफेयर के लिए खर्चा किया जा रहा है, प्रोविडेंट फंड में डाला जा रहा है, सब इसके अंदर आएगा। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, ध्यान से समझना, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब यहां पर क्या है, माइंड माय वर्ड्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाइनेंस हम रेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड खर्चा, लाइक उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फाइनेंस को लेने के लिए हमारा खर्चा हो रहा है, लाइक उसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है, उसका खर्चा वो यहां पर आएगा। लाइक हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, वो यहां पर आएगा। लोन की बात हो रही है, शेयर की बात नहीं हो रही है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, या प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, तो उनसे रिलेटेड खर्चे हमारे यहां पर आएंगे। गाइस बैंक चार्जेस यहां नहीं आते हैं, क्योंकि बैंक चार्जेस जो हम बैंक की सर्विसेज लेने के लिए कर रहे हैं वो अदर एक्सपेंस में आता है, वो यहां पर अदर एक्सपेंस में यहां पर आता है। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, बहुत अच्छे से जानते हो डेप्रिसिएशन किसके लिए यूज होता है, टेंजिबल, और अमोर्टाइजेशन किसके लिए यूज होता है, इनटेंजिबल। और उसके बाद अदर एक्सपेंस, जो बाकी सब एक्सपेंस कहीं नहीं आए यहां आएंगे। लाइक देखो आपको याद होगा, कैरियर्स इनवर्ड नहीं आया, कैरियर्स आउटवर्ड नहीं आया, पावर नहीं आया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बाकी सब यहां आएंगे और इन सब का टोटल करेंगे तो गाइस ये हमारे टोटल एक्सपेंस होंगे। उसके बाद टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। फिर ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होगा यहां दिखाया जाएगा, और उसको माइनस करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कहां जाएगा, फिर सरप्लस में जाएगा। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये चैप्टर हमारा हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है गाइस मेरे द्वारा जो मैंने बोला है, तो आई होप आप लोग एग्जाम में गलती करने वाले नहीं हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अगला चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसके अंदर कोई ज्यादा बातें नहीं है, लेकिन जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने लायक है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सो हमारे पास सबसे पहली बात हम डिस्कस जो कर रहे हैं आप लोगों के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। गाइस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जैसे मास ऑफ डेटा गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में बहुत बल्क में डेटा गिवन है, हमें उससे कुछ भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलते हैं, वो केवल हीप ऑफ फिगर्स है, वो खुद कुछ नहीं बोलेंगे। तो एनालिसिस एक टंग प्रोवाइड करती है,
एक जुबान प्रोवाइड करती है ताकि वो फिगर्स बोल सके। तो एनालिसिस, बेसिकली एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस का मतलब है जो हमारे पास डाटा गिवन है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि जो यूजर है उससे यूजफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दैट इज ए वेरी वंडरफुल चैप्टर। लाइक आप लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो, कॉमन स्टडी कर रहे हो, like ratio analysis, cash flow statement, fund flow statement, these all are the part of financial statement analysis। कि उसकी हेल्प से ये सब जो किया जा रहा है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक हमें कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिससे यूजर क्या ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब हम बात कर रहे हैं कौन कौन से टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए जिससे यूजर इजिली कंक्लूजन कर सके। सबसे पहला आता है गाइस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, गाइस कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? गाइस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को और क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। गाइस पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को और क्या बोला जाता है गाइस? दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसमें क्या किया जाता है गाइस? हम एक कंपोनेंट को, एक फिगर को दूसरे फिगर के साथ क्या करते हैं? कंपेयर। मान लीजिए एक साल का, मान लीजिए हम बात करते हैं 21 22, उसको कोई कंपोनेंट उठा लिया लाइक शेयर कैपिटल, ठीक है, उसको हम पिछले सालों के उसी कंपोनेंट के साथ क्या करते हैं? कंपेयर। मान लीजिए हमने 2021 का उठा लिया, 1920 का उठा लिया शेयर कैपिटल, तो हमने क्या किया? इन कंपोनेंट को इनके साथ क्या किया? कंपेयर किया। दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं गाइस, मैं इसको अगर थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करूं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? मान लीजिए हमने 2 साल का डाटा ले लिया 2021 21 22, ऑलराइट गाइस। मान लीजिए हमने शेयर कैपिटल लिया, जो भी है अमाउंट वो लिया। पहली बात हम क्या करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, दोनों में जो डिफरेंस है वो पता लगाते हैं, डिफरेंस। और उसके बाद जो परसेंटेज फॉर्म में चेंज कितना है वो भी हम पता लगाते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जैसे शेयर कैपिटल निकाला, रिजर्व एंड सरप्लस का निकाला, इस तरीके से हर एक कंपोनेंट को हम क्या करेंगे? दूसरे साल के उसी कंपोनेंट के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करके डिफरेंस पता लगाते हैं, एज वेल एज परसेंटेज फॉर्म में क्या डिफरेंस है वो भी हम क्या लगाते हैं? पता लगाते हैं, ताकि हम यूजफुल कंक्लूजन क्या कर सके? ड्रॉ कर सके। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम एक साल के डेटा को दूसरे सालों के डेटा के साथ क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्या? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्या? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी गाइस। तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास कॉमन साइज। कॉमन साइज क्या कहता है कि हमने क्या किया? 2 या 2 से ज्यादा सालों का डेटा एक साथ रख लिया और उसमें क्या किया? हमने कॉमन बेस लिया। हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करवाया, हमने डिफरेंस का पता नहीं लगाया, हमने परसेंटेज जो चेंज हुआ है उसका पता नहीं लगाया। हमने मान लीजिए 2-3 सालों का डेटा रख लिया। अब 3 सालों का डेटा रख लिया, सबका शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व एंड सरप्लस, इस तरीके से सबके अपने अपने हैं। इनमें क्या किया? उसी साल के जो कॉमन बेस है, कॉमन बेस किसको लिया जाता है गाइस? ध्यान से समझना, कॉमन बेस। जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट में जो हमारा टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी का टोटल जो है वो दोनों का सेम आएगा, उसको कॉमन बेस लिया। मान लीजिए ये हमारा 1 लाख है, शेयर कैपिटल 1 लाख है, और यहां पर टोटल जो लायबिलिटी है यही एसेट का टोटल आएगा। तो इसको इसके साथ कंपेयर किया, किसके साथ? कॉमन बेस। तो ये आया 1 लाख डिवाइड बाय क्या आ गया? 10 लाख मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा? 100। तो कितना रिप्रेजेंट करेगा? 10%। तो ये 10% बताएगा। तो इसका मतलब टोटल का ये हमारा शेयर कैपिटल 10% है। इस तरीके से हमने क्या किया? अदर रिजर्व एंड सरप्लस का भी परसेंटेज निकाला, और भी जितनी भी आइटम है लायबिलिटी का उनका परसेंट। सेम इसी तरीके से एसेट का परसेंटेज निकाले। सेम अगले साल में भी हमने क्या लिया? कॉमन बेस किसको लिया? टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी का। इसी तरीके से सबकी परसेंटेज निकाली। सेम इसी तरीके से अगले साल का भी हमने टोटल एसेट का टोटल उसको कॉमन बेस लिया, 100% माना, बाकी सबकी क्या निकाली? परसेंटेज निकाली। दैट इज कॉल्ड कॉमन साइज स्टेटमेंट। मतलब हम उसी साल के डाटा को उसी साल के डाटा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। और इसे क्या बोला जाता है? वर्टिकल एनालिसिस भी बोला जाता है गाइस। माइंड माय वर्ड, इसे वर्टिकल एनालिसिस भी बोला जाता है। इसके बाद देखिए, तो हमने 2 बेसिकली टूल पढ़े एनालिसिस का। एक हमने कंपैरेटिव पढ़ा, एक हमने कॉमन साइज पढ़ा। अगला आता है रेशियो एनालिसिस।
रेशियो एनालिसिस भी क्या होता है, हम उसी साल के डेटा को उसी साल के साथ कंपेयर करवा रहे हैं। हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज करंट रेशियो हमने निकाली, ठीक है गाइस, करंट रेशियो में हमने क्या लिया, करंट एसेट को लिया उसी साल के और करंट लायबिलिटी को लिया और आपस में क्या किया, कंपेयर करवाया, पता लगाया क्या हमारे पास इतनी करंट एसेट अवेलेबल है कि हम टाइमली करंट लायबिलिटी को पे कर पाएंगे। तो यूजर को पता चल रहा है भैया जिनको पैसा लेना है, जिनको हमसे पैसा लेना है, करंट लायबिलिटी है, वो इस रेशो की हेल्प से पता लगा पा रहे हैं क्या उनका पैसा टाइमली पे ऑफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो रेशियो एनालिसिस भी एनालिसिस करने में क्या करता है, हेल्प, यूजर को कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प करता है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एनालिसिस, जो ये बताता है कैश फ्लो, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, कितना कैश साल में आया, कितना गया और कितना हमारे पास बचा हुआ है, जिसके बेसिस पर यूजर्स क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे टूल ऑफ किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब बात आती है गाइस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ध्यान से समझिए गाइस, दैट इज द लास्ट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। गाइस टाइप्स कौन कौन से है, पहला है एक्सटर्नल एनालिसिस, सुनते जाना बहुत इजी है। एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है, जो बाहर के लोग होते हैं, जिनको हमारी इंटरनल रिपोर्ट को कोई जानने का अधिकार नहीं होता है, वो एक्सेस नहीं कर सकते, उनके पास केवल पब्लिश रिपोर्ट आती है, वो इस पब्लिश रिपोर्ट की हेल्प से एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। गाइस क्लियर है। दूसरा आता है इंटरनल एनालिसिस, ये कौन करता है, ये मैनेजमेंट करती है। कौन करती है, मैनेजमेंट। इनके पास इंटरनल रिपोर्ट्स होती है एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों होती है। तो गाइस ये इसकी हेल्प से क्या करती है, एनालिसिस, इसे इंटरनल एनालिसिस बोला जाता है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, मैंने अभी बताया हॉरिजॉन्टल को और क्या बोला जाता है, डायनेमिक एनालिसिस। डायनेमिक एनालिसिस भी बोला जाता है। मैंने अभी बताया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, जब हम नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत सारे सालों के डेटा को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और इसे और क्या बोला जाता है गाइस, ध्यान से सुनिए, टाइम सीरीज एनालिसिस। यही एग्जाम में पूछा जाएगा गाइस, यही सब बातें आपसे पूछी जाएंगी कि इन्हें और क्या बोला जाता है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस या डायनेमिक एनालिसिस या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, बात एक ही है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे सालों को एक दूसरे के साथ कंपेयर, एक को कॉमन बेस लेकर बाकी सारों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, जिससे हमें ट्रेंड के बारे में भी क्या चलता है, पता चलता है। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, डायनामिक, टाइम सीरीज, और गाइस जो कंपैरेटिव है वो इसका क्या है, एक एग्जांपल जो अभी हमने ऊपर बात की है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो इसका हॉरिजॉन्टल, डायनेमिक या टाइम सीरीज एनालिसिस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। आई होप ये बात समझ आई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं गाइस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या डायनेमिक या टाइम सीरीज एनालिसिस क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, हम रिव्यू करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स को रिव्यू करते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सारे सालों का डेटा उठाकर एक कॉमन बेस से उसको कंपेयर करवाते हैं और यूजफुल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। और जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, देखिए हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है गाइस वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस को और क्या बोला जाता है, स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस भी बोला जाता है, और इसको हम तीसरा बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, और इसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोला जाता है। ये क्या होता है, बेसिकली केवल हम एक ही साल का डेटा लेते हैं, उसी साल के डेटा को उसी साल के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और यूजफुल कंक्लूजन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल या स्टैटिक एनालिसिस या वर्टिकल एनालिसिस। और कॉमन साइज इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। कॉमन साइज हो गया और रेशो हो गया, ये सब इसके बहुत बड़े क्या है, एग्जांपल है। आई होप यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद गाइस देखिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्राफर्म, इंट्राफर्म और इंटरफर्म। इंट्राफर्म क्या होती है गाइस, इंट्राफर्म क्या होती है, जब आप अपने ही किसको, एक साल को दूसरे साल के साथ क्या करते हो, कंपेयर करते हो, दैट इज कॉल्ड इंट्राफर्म। तो ये किसका पार्ट है, टाइम सीरीज एनालिसिस। गाइस क्लियर है। तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस भी इसको बोला जाता है, जब हम क्या करते हैं, अपनी ही फर्म के एक साल को दूसरे सालों के साथ, ये तो अब आपको क्लियर होना चाहिए, इसे टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोला जाता है। और इंटर फर्म क्या होता है, जब हम एक फर्म को दूसरी फर्म के साथ क्या करते हैं,
कंपेयर करते हैं एक फर्म की उसी साल की डेटा को दूसरी फर्म के उसी साल के डेटा के साथ कंपेयर करते हैं, उसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोला जाता है। आई होप गाइस यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोगों के साथ डिस्कस की है गाइस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने कवर की है, 2 चैप्टर हमने कवर किए हैं। आप लोगों को लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपने हमारी बात सुनी है तो एग्जाम में आप 100% गाइस अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है सच में तो गाइस इस वीडियो के ऊपर लाइक कीजिए और अपने कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। और अगर आपको और ज्यादा हमारे लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत वंडरफुल लेक्चर्स वहां पर गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।